माँ, पूरी कायनात इस एक लफ्ज में सिमट जाती है। माँ अगर प्यार देती है तो पिता मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। और माता पिता बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है, जिसे शब्दों में शायद बयां कर पाना मुश्किल है। ये खुशी जिंदगी को एक नया मोड़ देती है। लेकिन हुसैन, पेरेंट्स बनने के सफर में कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो इस खुशी के रास्ते में रुकावट बनती हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस। ये बीमारी इन दिनों इतनी कॉमन हो चुकी है कि देश में हर 5 में से 1 महिला अमित इस बीमारी की शिकार है। बिल्कुल ज्योत्सना, और इसके अलावा थायराइड, शुगर, मोटापा, बढ़ती उम्र और तनाव में भी प्रेगनेंसी की राह में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। खराब लाइफस्टाइल को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सिगरेट, शराब जैसी गलत आदतें भी इनफर्टिलिटी रेट को बढ़ा रही हैं, और ये रेशियो महिलाओं और पुरुषों में लगभग एक जैसा ही है। ये परेशानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक दुनिया में हर 6ठे इंसान पर इस बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड में करीब 5 करोड़ कपल्स इससे परेशान हैं। और इसी वजह से आईवीएफ तकनीक का चलन पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका इलाज इतना महंगा होता है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। हमारे देश में ही हम बात कर लें तो इस तकनीक से इलाज के लिए 1.5 से 2 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक लग जाते हैं। लेकिन एक तकनीक है जिसको हर किसी की जेब अलाउ कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, और वो है योग और आयुर्वेद, जिससे न सिर्फ इनफर्टिलिटी दूर होती है बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे आज जानते हैं कि आखिर फैमिली हैप्पी जो है वो कैसे बनाई जाए। अगर इनफर्टिलिटी जैसी कोई बात है तो क्या वो दूर की जा सकती है? इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और इस सवाल का जवाब अब हम स्वामी जी से जानेंगे। लेकिन ज्योत्सना, तब तक आप कुछ योगाभ्यास की शुरुआत करवा दीजिए, जिससे इम्यूनिटी जो है मजबूत रहती है, और बदन जब मजबूत रहेगा तो फिर सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। देखिए हुसैन, अमित, सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं स्वामी जी, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरुआत करने को कहते हैं। क्योंकि आपने इनफर्टिलिटी की बात कही, बेसिक वार्म अप, क्योंकि आपने इनफर्टिलिटी की बात कही तो मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी कि ये बड़ा मिथ था कि जो इनफर्टिलिटी की परेशानी है वो सिर्फ महिलाओं में है। लेकिन जो अब नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं वो ये भी बता रही हैं कि इनफर्टिलिटी की परेशानी पुरुषों में भी बराबर है, और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई मेथड्स और कई चेन्स की बात की जाती है। एक 6 मंथ की चेन का भी अक्सर जिक्र किया जाता है कि अगर आप गलत आदतों के या गलत लाइफस्टाइल के शिकार हैं तो अपने शरीर में, अपने लाइफस्टाइल में वो बदलाव कीजिए और 6 महीने तक उन बदलावों को जारी रखिए। तो जो जीन्स हैं जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे या कैरी होंगे वो हेल्दी होंगे, और इसके साथ साथ हम जेनेटिक बीमारियों के ट्रांसफर को भी रोक सकते हैं। इसमें एक चीज जो अभी तक हम लोगों ने जिसका जिक्र नहीं किया, स्वामी जी से मैं उसके बारे में भी समझूंगा। इस बदलते हुए नए जमाने में शादी का जो वक्त है वो काफी ऊपर आ चुका है। ज्यादातर जो लोग हैं वो शादी अब 30s में आकर के करते, 30 तक की उम्र होने लगती है, पढ़ते लिखते जिंदगी में कामयाब होते, जॉब और नौकरी और कामयाबी हासिल करते करते। तो ये जो बढ़ती हुई उम्र में शादी का चलन है, क्या इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के मामले भी कुछ बढ़ रहे हैं या कुछ और वजह भी हैं? स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी तो 5 मिनट पहले ही जुड़ गए थे, लेकिन ये पीसीआर वालों आजकल लेट करने लग गए। धन्यवाद, बाद में इनकी क्लास लेंगे। तो जो है आज हम भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांवड़िए भी जुड़े हैं। यहाँ पूरे हरिद्वार में हर हर महादेव, बम भोले, तो बम भोले भी खूब चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पूरे हरिद्वार में सावन का महीना है और शिव भक्ति का आप पूरा सैलाब यहाँ पर देख रहे हैं, और शिव भक्ति के बीच में योग की शक्ति सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम आज इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारे डॉक्टर अनुराग जी के साथ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इनफर्टिलिटी जो कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को ऐसी हो चुकी है कि उनको होप ही नहीं है कि उनको औलाद हो भी पाएगी, और एवरेज 10 से 12% तो रिपोर्टेड केसेज हैं कि लोगों को इनफर्टिलिटी है, और इसका बड़ा कारण फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स,
ज़्यादा एक्सपोजर, ये अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन का, अलग प्रकार के रेडिएशन का, स्ट्रेस का, फिर लोगों की खाने पीने की आदतें खराब हो गई, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, इन सब के कारण से इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय तो हमारे डॉक्टर अनुराग जी बताएंगे ही, क्योंकि उसके ऊपर हमने शिवलिंगी, पुत्र जीवक के ऊपर, माने संतति सुधा पर, यौवनामृत पर, यौवन के ऊपर, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली पर की है। और इसमें सबसे अच्छा होता है शीर्षासन, वो मैं कर रहा हूँ इधर से। डॉक्टर साहब आपने क्या किया, आप बताओ। हम लोगों ने देखा कि पुत्र जीवक और शिवलिंगी के जो बीज हैं, इनके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट हैं वो वास्तव में इनफर्टिलिटी को होल्ड करते हैं, क्योर करते हैं, और उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी होते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने ज़ीब्रा फिश मॉडल ऑफ इनफर्टिलिटी बनाया स्वामी जी, तो पाया कि जो ओवा जनरेशन है और स्पर्म जनरेशन है, जब वो दोनों हमने कंप्रोमाइज़ कर दिए थे अलग अलग दवाइयों के इस्तेमाल से, तो हमने फिर उनको शिवलिंगी से और पुत्र जीवक से और संतति सुधा के जो योग हैं उनके इस्तेमाल से दोबारा उनको नॉर्मलाइज कर दिया। स्पर्म की स्वामी जी मोर्टेलिटी बढ़ गई थी, ओवा का मैचुरेशन अच्छा हो गया था, ओवरी दोबारा नॉर्मल हो गए थे, और संतति काफ़ी अच्छी आई थी। स्वामी जी वो जो फिश थी उन्होंने काफ़ी सारे अंडे दिए और कई हजार बच्चे एक पूरे कॉलोनी से हमें प्राप्त हुए थे। ये बहुत बड़ी बात बता रहे डॉक्टर अनुराग जी कि इनफर्टिलिटी इंड्यूस करके और फिर मेल और फीमेल को फर्टाइल करना, और ये शिवलिंगी पुत्र जीवक ऐसा मानते कुछ लोग, हम भी खुद मानते थे कि ये केवल फीमेल के लिए होती है, इससे मेल फीमेल दोनों की तरह की इनफर्टिलिटी दूर होती है। तो संतति सुधा का और मेल्स के अंदर जो खास करके स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उसके लिए यौवनामृत और यौवन ग्रिड का विशेष लाभ होता है। और ये जो हम शीर्षासन कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, मूल बंद लगाना, इससे भी पूरी तरह से जिनको ये स्पर्म नहीं बन पाते, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड तीनों अच्छी होती है। और स्त्रियों में जो ओवम नहीं बन पाता वो संतति सुधा से, दशमूल से, और ये जो महिलाओं में तो मासिक धर्म के अमितताएं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी उसका एक कारण होता है, तो वो भी नारी कांति से, नारी सुधा से दूर होता है। अब ये तो हमने शुरू में ही सार रूप में उपचार बता दिया। अब इनफर्टिलिटी के एक एक कारण के ऊपर यदि जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण अभी तक विज्ञान में किसको माना गया डॉक्टर अनुराग जी? स्वामी जी जो सबसे बड़ा कारण माना गया है इनफर्टिलिटी का, वो हमारे खान पान की समस्याएं रही हैं, जो हमारे एक्सपोजर रहे हैं अलग अलग केमिकल को, वो भी ये पैदा करते हैं, और कुछ जेनेटिक भी हो सकता है स्वामी जी। तो दो जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। वैसे जेनेटिक कारण इसमें अपेक्षाकृत कम होते हैं, क्योंकि यदि माता पिता को इनफर्टिलिटी होगी तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। स्पर्म की जो स्पीड है वो थोड़ी कम, लेकिन स्पर्म की स्पीड है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है। स्वामी जी अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो तो जेनेटिकली मिलता ही है। स्वामी जी इसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि हर घर में किलकारी गूंजे, कहीं भी इनफर्टिलिटी जैसी समस्या ना हो। लेकिन जरा पहले बात प्रेगनेंसी पर कर लेते हैं स्वामी जी। गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के बाद महिलाओं को स्वामी जी कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, योगाभ्यास कौन कौन से करने चाहिए? जरा 10 आसन पहले आप करवा दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आज जो है सड़क के किनारे हमने डेरा लगा दिया, प्यारा इन्हें, और लोगों का पूरा सैलाब है, पूरा आनंद जो है इंडिया टीवी पर देखने को मिलेगा। दुनिया का हर वर्ष लगने वाला सबसे बड़ा मेला हो गया है, करीब 5 करोड़। डॉक्टर राज जी, हुसैन भाई जी, 5 करोड़ लोग हर वर्ष ऐसे इस श्रावण मेला में आते। इस बार तो यह संख्या 7 करोड़ तक जाने की संभावना है। तो हर वर्ष हरिद्वार से लेकर के और करीब 1000 किलोमीटर तक इस मेले का प्रभाव रहता है। राजस्थान के सुदूर जैसलमेर, बाड़मेर से आगे तक, स्वामी जी तक कुछ लोग तो अभी
मध्य प्रदेश तक कावड़े ले जाने लग गए। स्वामी जी अगर मुमकिन हो तो हम आपकी आवाज़, डीजे चलता है उससे धरती कांप रही है। स्वामी जी आपकी आवाज़ से ज़्यादा पीछे की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। आवाज से क्या करेगी? थोड़ा सा ऐसा अगर कुछ हो जाए कि आपकी आवाज़ हमें बेहतर मिले, पीछे का साउंड थोड़ा कम हो जाए। स्वामी जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अभी न तो आपकी आवाज मुझे आ पा रही थी, न मेरी आवाज आप तक जा पा रही थी, क्योंकि इधर डीजे बहुत जोर से बज रहा था। तो जो डॉक्टर अनुराग जी हमारे कह रहे थे, और इसी एक बड़ा कारण है फर्टिलिटी का, तो इसकी प्रैक्टिस में करवा दे रहा हूँ। और ये एक डीजे आगे बढ़ा है, कहीं दूसरा ना आ जाए। जैसे सुबह सुबह कम आवाज आ रही थी, लेकिन अब ये पूरा मामला जोरदार ही हो गया कुछ। तो मैं एक तो ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो ओबेसिटी के कारण से होने वाली इनफर्टिलिटी का हमने बता दिया कि ये 5 अभ्यास कम से कम अवश्य करें। और आज दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो हर वर्ष लगता है, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोग सम्मिलित होते हैं, करीब 1000 किलोमीटर तक की शिव भक्त यात्रा करते हैं। अब इनको तो कोई बीमारी हो नहीं सकती जो 1000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और वो भी तेज गति से। और इनका बरसात में, आंधी में, तूफानों में चलते रहते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, सबके बीच में ये अनुष्ठान चलता ही रहता है। तो कुछ लंबा चौड़ा ही मामला चल रहा है पीछे। और आज अब यहाँ से तो डेरा उठाना भी मुश्किल है। जय हो भोले। तो नहीं ठीक है स्वामी जी, आप माइक से जब बोल रहे हैं, माइक के जरिए एक्स्ट्रा माइक से, तो आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुंच रही है। अब उस समस्या का समाधान हो गया है। एक एक्स्ट्रा माइक आप यूज़ कर रहे हैं तो आवाज़ ठीक से हम तक आ रही है। स्वामी जी स्टडी ये कहती है कि आजकल सिजेरियन डिलीवरी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा ये मामले देखने को मिल रहे हैं, हर केस में मिलता है कि भाई सिजेरियन हुआ है। तो योगाभ्यास के जरिए स्वामी जी क्या कुछ ऐसा मुमकिन है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सके? हर परिवार ये चाहता तो है कि नॉर्मल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हाँ, ये बात एकदम आपने ठीक पूछी। तो एक तो जो जैसे मीनाक्षी जी ने एक इतिहास बनाया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब प्रतिदिन योगाभ्यास करती थी। तो जो गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी होती है। गर्भावस्था के दौरान जो कम से कम रोज 1-1 गिलास गाय का दूध पीते हैं या 1 चम्मच घी खाते हैं, उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। अगली बात यह है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान बटरफ्लाई करते हैं, यह बटरफ्लाई बड़ा जबरदस्त है, उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। आपा मार्ग की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है। आपा मार्ग की जड़ जो है वो नाभि के पास लगा देते हैं। जब प्रसव पीड़ा होती है तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तो ये कुछ उपाय तो हमने पहले भी कई बार बताए। अपामार्ग चिरचिटा की जड़ जो है वो अप्रतिम लाभ करती है इसके अंदर। और 1 चम्मच रोज घी खा लिया जाए
तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये तो कुछ डिलीवरी के बारे में बात बताई, लेकिन जो बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का महिलाओं में वह है यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, थायराइड, ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर जो पीरियड होते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, जो महिलाएं प्रतिदिन दशमूल का सेवन करेंगी, नारी कांति वटिया नारी कांति सिरप का सेवन करेंगी, जो महिलाएं प्रतिदिन हमारे साथ योगाभ्यास में मंडूकासन से लेकर के, ये मंडूकासन है, मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन, सर्वांगासन तक जो लेडीज करेंगी उनको यूट्रस, और इसमें कपालभाति साथ में कराते हैं, यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी जिससे ठीक हो जाती है, मंथली ठीक होता है। तो दशमूल का सेवन तो पहले एक टॉनिक के तौर पर भी और एक मंथली रेगुलेटर के तौर पर भी लेडीज किया करती थी। अब वो परंपरा थोड़ी सी कम हो गई, इसके लिए हम बता रहे हैं वापस दशमूल का चाहे काढ़ा पियो या दशमूलारिष्ट पियो, लेडीज के लिए बहुत जरूरी। और थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड, त्रिकुटा, बहेड़ा और साथ में ये सिंहासन है, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई और सर्वांगासन, हलासन, और लेडीज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफर्टिलिटी के लिए शिवलिंग पुत्र जीवक का चाहे सेवन कर लें या संतति सुधा रेडीमेड ले लें, तो लेडीज को फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ओवम कम बनता है उसके लिए शतावर, और जो स्पर्म कम बनता है उसके लिए अश्वगंधा, सफेद मूसली और मूसली पाक विशेष लाभ करते हैं। वैसे तो इसमें जो यौवनामृत है या जो यौवन ग्रिट है वो तो अटूट है, इसके लिए अकाट्य औषधि है। और अच्छा स्वामी जी, अब तो हम इनफर्टिलिटी के अलग अलग कारणों और उसके समाधान पर बात कर रहे हैं जी। जी तो स्वामी जी, ये ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के समाज कुछ इस तरह का है कि महिलाओं को बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। एक तरह का मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है महिला को लेकर के, और ख़ुद महिला बहुत सारी चीज़ों में को लेकर के डिप्रेशन में एक तरह से चली जाती है। तो इनफर्टिलिटी के जो कारण आप बता रहे हैं उनमें से सबसे मुख्य कारण क्या है कि जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता है? तो हम अंदर की ओर ही जाते हैं अभी। यहाँ क्योंकि ज्यादा हो रहा है, कावड़ियों का पूरा सैलाब कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर चले जाएं, और इसको बंद कर दो भाई। तो यहाँ क्योंकि वैसे तो गिलास लगे हैं तो जो है, और इधर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो शायद कार्यक्रम कर पाए। हमारे इन बालकों ने जिनके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है ये डेली के कार्यक्रम का, तो हम अंदर यहाँ आज इसमें केबल और बिना केबल वाला कैमरा ले आओ बच्चों, कोशिश करो कि हम यहां से कार्यक्रम कर सकें। तो यहां अभी इधर कोशिश किया है कि हम पीआरआई के अंदर आ गए तो कुछ सुन पाएंगे, सड़क पर तो बिल्कुल ही नहीं, अब आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। सुन ही नहीं पा रहे थे, तो कोशिश करते हैं। हाँ, अभी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पीआरआई के अंदर से, जहाँ पूरा हमारा डेटा है, करीब 5000 कैमरों का यहाँ डेटा आता है, इधर यहाँ से कुछ कार्य अब हाँ जी कुछ बता रहे थे, यहाँ से शुरू करते हैं मेरे भाई। तब बिल्कुल, तक बिल्कुल स्वामी जी, केबल को ठीक कराओ भाई कैमरे। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के अलग अलग रीजंस की, अलग अलग कारणों की।
तो थायराइड के बारे में आपने कुछ बताया, पीसीओडी भी एक वजह है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का खतरा लोगों में बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए तो पीसीओडी का इलाज आखिर क्या है जिससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी ना हो? तो पीसीओडी के लिए एक तो यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये ऐसे यहाँ से ये दोनों हाथों में दबाते हैं, दोनों पैरों में भी पीछे से पॉइंट होता है। ये इनफर्टिलिटी के लिए, इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं राजस्थान में हों, हरियाणा में हों, इधर तो पैरों में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहना करती थी, हाथों में लाख की या वैसे भी सोने चांदी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी चूड़ियाँ पहना करती थी और उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। पीसीओडी से लेकर के मासिक धर्म की अनियमितताओं से लेकर के और उनके ओवम से लेकर के जो भी कारण हैं प्रधान रूप से इनफर्टिलिटी के, तो पीसीओडी के लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम तो करना ही है, और उसको यदि मंडूकासन या पवन मुक्तासन के साथ कर लिया जाए तो 1 से 2 महीने के अंदर ही, और साथ में सिस्टोग्रिट, खाली पेट, काचनार, वृद्धिवादिका और करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद 1 से 2 महीने में 100% पीसीओडी का, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स का और पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पूरी तरह से समाधान हो जाता है। ये मेरा लाखों माँ बहन बेटियों पर अनुभव है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के लाखों माँ बहन बेटियों को हमने ठीक किया है। तो मंडूक आसन या पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति भी हो जाता है। तो ये अभी दोनों ही उपाय बता दिए हमने। अब स्वामी जी एक और गंभीर समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। स्वामी जी हमारे समाज की बनावट कुछ ऐसी है कि अगर कहीं किसी की शादी के बाद फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो महिला है, जो बहू है, उस पर ही उंगली उठाई जाती है और नौबत तो काफ़ी ख़राब भी हो जाती कई बार। लेकिन कई बार जब रिजल्ट्स टेस्ट के आते हैं तो पता चलता है भाई परेशानी तो पुरुष में है। तो पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी की परेशानी, करीब 10 से 15% कपल ऐसे हैं जिसमें पुरुषों में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो पुरुषों में क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी होती है? ये आपने एकदम ठीक कहा हुसैन भाई, महिलाओं से ज़्यादा इनफर्टिलिटी पुरुषों में होती है और कई बार संतान नहीं होती तो सारी लानत माँ बहन बेटियों को झेलनी पड़ती है। स्वामी जी अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमारे तक। तो पुरुषों के लिए जी 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 जी, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं अब आ गई आवाज स्वामी भी जी। नहीं आ रही और कैमरा वाले भी हमारे गायब हो गए। भाई तुम कैमरे से शूटिंग तो कर लो, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो बेटा? तो हमारे कैमरामैन भी जो है वो थक गए आज, और साउंड वाले भी जो है वो इधर उधर हो गए, लेकिन फिर भी हम अपना काम तो करते रहेंगे। क्या करें, हम संसार है, ये भी एक बीमारी है। तो आपने कहा कि आवाज आ गई है तो फिर भी हम ले लेते हैं। तो पुरुषों में जो जैसे बताया कि स्पर्म की स्पीड, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी हेल्थ, स्पर्म हेल्थ भी एक बहुत बड़ा तत्व होता है। तो स्पर्म हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है जी स्वामी जी। यौवनामृत और यौवनग्रीट तो औषधि रेडीमेड है। अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज हम खिला देते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करा देते हैं। और जो मैंने प्रारंभ में शीर्षासन, सर्वांगासन बताया ना, वो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये गोमुखासन भी, ये क्योंकि हमारे टेस्टिकल्स की हेल्थ को अच्छा करता है और टेस्टिकल से स्पर्म पैदा होते हैं, इसलिए गोमुखासन में बता रहा था। और ये बाह्य प्राणायाम बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है।
बाह्य प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, तो बाह्य प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब इसके ना 3 कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, लेडीज में भी जेंट्स में भी, मेल फीमेल दोनों में। जिनका वात दोष बहुत प्रबल होता है उनको भी इनफर्टिलिटी होती है। तो वात दोष के निवारण के लिए महिला और पुरुष दोनों को इनफर्टिलिटी में खास करके एलोवेरा को निसंतति के लिए बहुत ज़बरदस्त माना गया है। ये ना तो किसी आयुर्वेद के शास्त्र में मेंशन्ड है, ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। हमारे डॉक्टर इधर बैठे अनुराग जी, ये जो है ये ज़रूर अब इसके ऊपर काम करेंगे। जिनको वात बढ़ने के कारण से इनफर्टिलिटी होती है, आप तो कपालभाति करो, उनको एलोवेरा। जिनको पित्त बढ़ने के कारण से, अब कई बार सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन पित्त बढ़ने के कारण से इनफर्टिलिटी हो रही है, उनको मोती पिष्टी देनी चाहिए, उनको नीम का सेवन करना चाहिए। जिनको पित्त बढ़ने के कारण से इनफर्टिलिटी हो रही है उनको लौकी का जूस देना चाहिए। कई बार क्या होता है, पित्त बढ़ने के कारण से फिर स्पर्म भी ठीक है, ओवम भी ठीक है, गर्भ ठहरता नहीं है। तो पित्त का असर स्पर्म पर भी होता है, ओवम पर भी होता है। तो वो मोती पिष्टी से, कामदुधा से, मुक्ता शुक्ति से, वो लौकी के जूस से, वो शीशम के पत्तों से, छोटी बड़ी दूधी से, वो बिल्व के पत्तों से, इनका रस पीने से, और जो है जिनको कफ बढ़ा हुआ है, अब कफ दोष बढ़ने से स्पर्म और ओवम पर असर आता है। कफ जो है उसके अंदर वो ले आता है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस ले आता है। तो उसके निवारण के लिए फिर ज्योतिष्मती और अणु तेल का नस्य करना चाहिए, और कफ दोष के निवारण के लिए फिर वेग पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम भी करना चाहिए, जल नीति सूत्र नीति भी करनी चाहिए। और वात दोष के लिए एलोवेरा पीने के साथ साथ फिर बस्ती भी करनी चाहिए। बस्ती किससे करें, तो बस्ती दशमूल क्वाथ से करें। बस्ती शिवलिंग और पुत्र जीवक के बीज उनका काढ़ा बना करके उससे बस्ती एनिमल है, उससे इनफर्टिलिटी दूर होगी। तो इनफर्टिलिटी का जो मूल केंद्र है ना, उस मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर है मेरे भाई हुसैन जी। तो ये कपालभाति, मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर, मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में, बाईं ओर से इड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, उसके थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान और नाभि के पीछे मणिपुर चक्र होता है। और ये तीनों कपालभाति और बाह्य प्राणायाम से अच्छे होते हैं। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है मेरी बहन। स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास और प्राणायाम तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन जल्दी से हम अपने दर्शकों को एक ज़रूरी जानकारी भी दे देते हैं कि शो के आखिर में अब हर रोज़ आप यानी कि स्वामी रामदेव बताएंगे एक रामबाण टिप जो आपकी सेहत पर से घटाएगा रिस्क। योग गुरु बताएंगे वो गलती जो ज़्यादातर लोग हर रोज़ करते हैं। तो शो के आखिर में ये रामबाण टिप बिल्कुल आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम चीज़ें स्वामी जी बताएंगे जो छोटी छोटी हैं लेकिन जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी को दूर करने की बात आप कर रहे हैं। कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, योगाभ्यास प्राणायाम करने चाहिए, उनकी जानकारी आप दे रहे हैं। वहीं प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाएं जिस स्टेज से गुजर रही होती हैं, कई बार खांसी, जुकाम, फीवर नॉर्मल हो जाता है, दवा वो खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में वो क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि खांसी, जुकाम, फीवर से उन्हें छुटकारा मिले? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो हमारे अब डॉक्टर अनुराग जी करेंगे, अनुलोम विलोम कर अनुराग जी। और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो 5-7 बड़ी समस्याएं होते हैं, लेडीज़ का बीपी बढ़ जाता है, तो मुक्तावटी उसके लिए 100% सेफ है। ये मैंने पिछले 30 सालों से प्रयोग किया है। प्रेगनेंसी के दौरान जिनको फीवर आ जाता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो गिलोय 100% सेफ है। तो गिलोय का या तो रस पिए, गिलोय घनवटी जो है उसको पानी में डाइल्यूट कर दें, तो फिर गिलोय से कोई पित्त भी नहीं बढ़ेगा और गर्मी नहीं होगी शरीर में। तो बुखार के लिए गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक वटी, और सबसे बेस्ट अब तो हमने बना दिए फीवोग्रीन, उसका सेवन कर लें। उस बुखार और साथ साथ में उल्टियाँ भी किसी किसी को बहुत होती है, किसी किसी को तो गर्भ ठहरती उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और 3-3, 6-6 महीने चलती रहती है। उनके लिए मोती पिष्टी, मुक्ता शक्ति दोनों को मिला करके आधा ग्राम शहद से चाटने, मलाई के साथ ले लें, या सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से ले लें,
ये और सबसे अच्छा अनार के जूस से ले लें। अनार जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे चबा लिया जाए, खा लिया जाए, उससे भी इनफर्टिलिटी दूर होती है। तो ये इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है। अनार जो है इनडायरेक्टली जो खास करके लेडीज़ को जब गर्भ ठहरने के बाद उल्टियाँ होती है ना, उसमें भी बहुत बड़ा काम करता है। फिर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा शरीर में सूजन आ जाता है, तो सूजन आ जाए तो क्या करें, तो 10 मूल के साथ साथ ना ये पुनर्नवा दे देते हैं। पुनर्नवा और हमने पुनर्गिट भी तैयार कर दिया, पुनर्नवादी मंडूर भी। तो पुनर्नवा का पानी मैंने देखा उससे पूरे शरीर की सूजन दूर हो जाती है। अब किसी किसी को तो जब गर्भवती महिलाओं को मैंने देखा कि उनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो क्या करें, तो नाकेसर, कहरवा और स्फटिका मोती पिष्टी, नाकेर 100 ग्राम, कहरवा 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 5 ग्राम और स्फटिका 5 ग्राम, इसका पाउडर भी खिलाने से लाभ होता है। यज्ञ की भस्म का पानी पिलाने से भी लाभ होता है। लेकिन शीशम के पत्ते और गोखरू का पानी, इससे तो पूरा अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी कारण से जो है जो खून बहता है किसी किसी को, और उससे तो जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन को खतरा हो सकता है। तो ये मैंने बहुत लेडीज़ को खुद बताया और ये अनुभव में आया है कि उससे कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो होने वाली ब्लीडिंग है उसके लिए शीशम के पत्ते और गोखरू का पानी रामबाण है। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो थायराइड की जो दवाई लेंगे वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, उससे बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करें, ये पॉइंट दबाएं, सिंहासन करें, उज्जाई करें और थायरोग्रिट ले लें, थायरोग्रिट और धनिया का पानी। और शुगर के लिए गिलोय, एलोवेरा, मधुनाशिनी, मधुग्रीन। तो ऐसे ये कुछ मूलभूत बातें। और जिनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत रहता है, तो एंटी डिप्रेशन दवाइयों का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए नहीं लेनी चाहिए। तो आज ही डॉक्टर अनुराग बता रहे थे कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, स्नैप्स पर और उनके सिग्नल्स पर बहुत ज़बरदस्त असर होता है मेधावटी, मेमोरी ग्रीन या मेधा क्वाथ। बस क्वाथ ठंडा करके पिए गर्भवती महिलाएं, तो ये मस्तिष्क का भी और ये डिप्रेशन भी बहुत हो जाता है, किसी किसी महिलाओं को हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं के लिए वो जो भी उनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनका काफ़ी सोल्यूशन हमने बता दिया है मेरे भाई मेरे बहन। स्वामी जी, एक ज़रा अहम बात और रह गई है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, और उससे भी ज़रूरी ये है कि क्या कोई प्राणायाम ऐसा भी है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए? हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक तो कपालभाति नहीं करना चाहिए, एक महीने बाद तो पता लग ही जाता है, तो उस दरमियान फिर कपालभाति बंद कर दें। फिर आगे झुकने वाले, अब वैसे हो भी नहीं पाते कुछ दिनों के बाद, तो बाकी शीर्षासन, सर्वांगासन तक और सूर्य नमस्कार ये सब हम करवाते हैं। सूर्य नमस्कार तो हम ये गर्भवती महिलाओं से भी करा देते, वो ज़्यादा नहीं कर पाती, इस वाले पोज में दिक्कत होती है, तो इस वाले पोज को वो ऐसे कर लेती हैं, ऐसे बस ऐसे कर लेती। तो इसको छोड़ करके और इस वाले जो पोज, मतलब वो तो बॉडी की कंडीशंस पर जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे फिर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है लेडीज़। और जैसे ये तो मीनाक्षी जी ने पूरा करके दिखाया था 9 महीने तक, तो ऐसे जितना बन पाए सूर्य नमस्कार, शीर्षासन और सर्वांगासन जो हमने ये गर्भवती महिलाओं को करा। आगे झुकने वाले अभ्यास ना करें, कठिन अभ्यास कतई ना करें, और पीछे झुकने वाले भी चक्रासन आदि कठिन अभ्यास ज़्यादा ना करें। इसमें सबसे बेस्ट होता है लेट करके ये सेतुबंद, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। और बाकी तो फिर एक एक पैर से ऐसे ऐसे अभ्यास करना। एक अब उस दौरान ओबेसिटी से भी कई महिलाएं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहती है, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो ओबेसिटी अपने आप में ही एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, तो वहाँ उसका निवारण तो हमने पहले बता ही दिया था। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। उल्टे लेट करके अभ्यास करने वाले भी ना करें, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। सवालों की शुरुआत करनी है स्वामी जी, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि जैसे हमारा कार्यक्रम जो स्वामी जी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता रहता है,
वैसे ही दिल्ली एनसीआर में बारिश ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है और इसी वजह से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। 126 mm से ज्यादा बारिश स्वामी जी रिकॉर्ड की गई और ये जबरदस्त पानी का बहाव दिख रहा है। दिल्ली की किसी सड़क का ये की तस्वीर है। और अब बारी आ चुकी है लोगों के सवालों की। पहला सवाल दिल्ली से दीक्षा का है। स्वामी जी 6 साल से एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके लिए कोई रेमेडी और एक्सरसाइज बताएं। तो कहाँ पर दर्द बता रहे थे? एड़ी स्वामी जी। पूरे एड़ी में दर्द। तो जो एड़ी का दर्द है दीक्षा जी, इसके लिए तुरंत दूर करना हो तो आप एक दिन हरिद्वार आ जाना। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में हम यहाँ सिरंगे लगवा देते हैं। ये बड़ा खतरनाक दर्द होता है। बाकी मैंने कई बार बताया, आँखें के पत्ते, एरेंड के पत्ते और अमरबेल और निर्गुंडी पीड़ांतक वात, उसको उबाल करके नमक डाल करके उससे सिकाई करते, उससे फ़ायदा तो हो जाता है। इसको लेकिन 100 बार तक करना पड़ता है। ऐसे कुछ लोग ऐसे 5-10 बार करते और फिर बोलते एड़ी का दर्द तो दूर नहीं हुआ। लंबे लंबे सांसों के साथ 100 बार ऐसे कर लेना है ये अभ्यास। और एक ही बार में दर्द दूर करना हो तो आप आकर के श्रृंगी करवा लेना। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, और इसमें वैसे चंद्रप्रभा और गोक्षरादि भी फायदा करते हैं। तो ऑर्थोग्रिड के स्थान पर आप चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी, ये तो खाने के बाद लेते हैं गोक्षरादि गुगल, और खाली पेट पुनर्नवादी बंडूर ले लेते हैं, ये अभ्यास कर लेते हैं। दही था छाछ नींबू चाट टमाटर मत खाना, एड़ी का दर्द दूर हो जाएगा। बहुतों को समस्या होती है, लेडीज को ज़्यादा होती है, आजकल जेंट्स को भी होने लग गई है। वात के कारण से होती है, वात कंटक इसको कहते हैं। तो दूर हो जाएगा दीक्षा जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल आनंद का है, मंडला से। मेरी माता जी को पिछले कई वर्षों से घुटने में बहुत दर्द रहता है, उनकी इस बीमारी का कृपया कोई उपाय बताइए। तो घुटनों का दर्द आनंद जी की माता जी का दूर हो जाएगा। एक तो देखो, घुटनों के लिए एक्सरसाइज है। दवाई तो हल्दी मेथी सोंठ घर में इनका पाउडर करके खा लें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों में से जिन भी 2-3 चीज़ों का जूस पी लें, उससे भी घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। घुटने की एक्सरसाइज एक तो ये बता रहे हैं। एक घुटने की एक्सरसाइज ऐसे ही है, बस ऐसे ऐसे करें घुटने को, अथवा कुर्सी पर बैठ कर के घुटने को थोड़ा सा हिला लें ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे ही घुटने को हिला लें, इससे भी घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, इससे भी घुटनों का दर्द दूर होता है। और बटरफ्लाई से भी घुटनों का दर्द दूर होता है। और घुटनों के दर्द के लिए पीडानिल जो वटी है, पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल ऑइंटमेंट है, पीडानिल तेल है, उसको भी पीडानिल में अभी नया क्या आविष्कार किया था डॉक्टर साहब? हमने स्वामी जी पीडानिल का रोल ऑन बनाया है। रोल ऑन से आप सीधा गोल पे लगा सकते हैं, उसमें छोटा बॉल होता है। तो और एक पैच भी बना रखा है। हाँ सर। तो कई चीज़ें कर रखी हैं घुटने के दर्द के लिए। तो आनंद जी, ये एक तो ये ऐसे बटरफ्लाई भी करो, और कपालभाति अनुलोम विलोम। देखो ये प्राणायाम तो जबरदस्त है। और रात को दही कतई ना खाएं। और बायबादी की चीज़ें जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, फूल गोभी, मटर और आलू, इसकी सब्जी लोग बना कर के खाते हैं और तीनों बाय को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो बायबादी वाली चीज़ों से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ये एक प्रेशर के पॉइंट भी है, इनको भी दबा लें। अगला प्रश्न। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी गाजियाबाद से फरहान का है। चिकन पॉक्स के निशान से परेशान है वो, सुनिए जरा उनको। कुछ दिन पहले मेरे चिकन पॉक्स यानी चेचक निकली थी। स्वामी जी चेचक तो ठीक है, लेकिन स्वामी जी चेहरे पर निशान और गड्ढे रह गए हैं। स्वामी जी इसका कोई उपचार बताइए प्लीज। देखो ये जो निशान रह गए हैं ना, ये चिकन पॉक्स के पहले तो निशान ही ना बने, इसके लिए जब भी चिकन पॉक्स हो तो एलोवेरा और नीम के पत्ते जो है जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है उनकी सराहनी भी रखते हैं, लेकिन सराहनी रखने मात्र से बात नहीं बनेगी। तो नीम के पत्ते और एलोवेरा इसको पहले लगा लें तो निशान पड़ेंगे ही नहीं। अब पड़ गए तो क्या करें? तो एलोवेरा और नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके उसमें कांति लेप एक आता है पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का, तो आप उसको ले लीजिए और उसको लेप को लगा करके रात को लगा लीजिए, सुबह फिर उसको साफ कर दीजिए।
और मैंने चिकन पॉक्स के 50 साल पुराने निशान भी, पूरे चेहरे पर निशान थे। उन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा किया, 2-3 महीने में सारे निशान गायब हो गए। बॉडी अपने आप को शेप में लाती है। ये बहुत बड़ी बात फरहान भाई मैं कह रहा हूँ। तो आप कपालभाति अनुलोम विलोम भी जरूर करना, और जो एलोवेरा नीम के पत्ते और कान तेल बताए उसको लगा लेना, रात को लगा के सुबह धो लेना, पूरे निशान गायब हो जाएंगे, चेहरा स्वामी जी, अब अगला सवाल रतलाम से चेतना का है। उनके दोनों हाथों में स्वामी जी गांठ है। मेरे दोनों हाथों में गठाने हो रही है और मैं कई महीनों से योग कर रही हूँ। कृपया स्वामी जी उपाय बताइए। ये ना चेतना जी से लेकर के मेरे भाई हुसैन जी, ये गांठानों की समस्या ना पूरे शरीर में ही। अभी एक भाई मिला 2 दिन पहले ही, मैंने इंडिया टीवी पर भी उनको लेकर के आया था, कि पूरे शरीर में गांठें, और 5 बार ऑपरेशन कर लिया और कैंसर निकले हर बार गांठ में। तो सब अभी कोई चेतना को डरा नहीं रहा हूँ, कई बार गांठ में कैंसर भी पैदा हो सकता है। तो क्या कर रहा है, सिस्टोग्रीट या सिस्टोग्रीट डायमंड खाली पेट 2 से 4 गोली तक दे देते हैं हम लौकी के जूस के साथ खाने के बाद। वृद्धि बाधिकावटी, काचनार, गोकुल काचनार, घनवटी और सिस्टोग्रीट डायमंड, इनमें से 1, 2, 3 जो भी उपलब्ध हो जाए आपको, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। कपालभाति कर लें। कपालभाति 1 घंटा तक करना पड़ेगा, 5-10 मिनट से बात नहीं बनेगी, पूरी गांठ खत्म हो जाती है। ये मेरा पिछले 30-35 सालों का अनुभव है। हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, आजकल तो सिर के ऊपर सरफेस पर भी गांठ होती है, अंदर भी ब्रेन ट्यूमर होता है, वो सभी तरह की गांठ डिजोल्व हो जाती हैं मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है उस रामबाण टिप का। वैसे तो स्वामी जी देखिए, आपकी हर बात लाख टके की होती है, लोग नोट डाउन करते हैं, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में ये जो रामबाण टिप आप देने वाले हैं, इसका इंतजार अब रोजाना होगा। रोज एक खास टिप स्वामी रामदेव देंगे उन तमाम दर्शकों को जो रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं। तो स्वामी जी, लोगों से जो रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां हो रही छोटी छोटी, तो आज उनसे बचने के लिए कौन सी खास टिप आप बताने वाले हैं? सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना मेरे भाई हुसैन, वो ये करते हैं कि लोग 9, 10, 11, 12 बजे तक खाते हैं। इससे लोगों में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड और यहाँ तक कि कैंसर तक हो रहा है। SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ये पूरा जो बॉडी का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। एक जैविक घड़ी है हमारी, वो पूरी तरह से हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या करें, 7 बजे के बाद ना खाएं। अपवाद रूप में 8 बजे तक आपको खाना पड़ता है तो आप फल खाएं। ये भ्रांति है कि फल नहीं खाना चाहिए। मैंने तो करीब 20 साल तक फल ही खाए हैं। तो 7 बजे तक खाना खाएं, 8 बजे तक खाना पड़े तो फिर आप फल खाएं। सोने से 3 घंटा पहले खा लें। पहले हम 1 घंटा भी बताया करते थे तो लोग कहते थे अरे खा के तो सोना ही पड़ता है, फिर क्या करें। लेकिन अब वैज्ञानिक प्रयोगों से हम इस परिणाम तक पहुंचे हैं कि 3 घंटा पहले खा लेते हैं तो फिर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। और लास्ट बात, रात को जो मूली खाते हैं, रात को जो खीरा खाते हैं, रात को जो कच्ची प्याज खाते हैं, रात को जो दही छाछ का सेवन करते हैं या दूध के साथ नमक वाली कोई वस्तु ले लेते हैं, वो ठीक नहीं होती। किसी को हाँ दूध पी सकते हैं सोने से पहले, ये एक बात अपवाद रूप में है। तो खैर, तो रात को दही छाछ का सेवन नहीं करना, रात को कच्चे प्याज का सेवन नहीं करना, और ये जो तमाम तरह के अनहेल्दी फूड्स हैं ये तो कभी भी नहीं खाने चाहिए, रात को तो कतई नहीं खाने चाहिए। ठीक है स्वामी जी, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 100 साल एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और ये सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा और रोजाना इंतजार सबको रहेगा स्वामी जी इस रामबाण टिप का जो कार्यक्रम के आखिर में आप देंगे। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।